नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केसरी नामक और मराठा नामक ये दोनों समाचार पत्र दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है धातुओं को, यानी कि एक से अधिक धातुओं को बतानी है कि चाकू से काटा जा सकता है किन धातुओं को। तो आप लोग याद रखेंगे, आप सभी को पता होगा कि सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पर धातुओं की बात हो रही है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातुओं को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है आसानी से, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातुओं को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलिहार बांध, तो आप लोग याद रखेंगे चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सेल्यूलोज भीति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? सेल्यूलोज भीति बतानी है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे पादप, यानी कि पौधा की कोशिकाओं में पाई जाती है, पौधे की कोशिकाएं में पाई जाती है सेल्यूलोज भीति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पौधे की कोशिकाओं में सेल्यूलोज भीति पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है? विद्युत परिपथ में आवेशों को प्रवाह स्थापित करता है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया? दोस्तों बतानी है कि हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा का प्रयोग पहली बार किया गया। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, वो जनजातीय भाषा है संथाली, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों संथाली भाषा का प्रयोग पहली बार राज्यसभा में किया गया, जो कि एक जनजातीय भाषा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, आप लोग इसे स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि CH4, जो कि मीथेन का ये दोस्तों क्या है? केमिकल फॉर्मूला है CH4, और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों मिजोरम, यानी कि
ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है मिजोरम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1991 में। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम है। दोस्तों बतानी है कि फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सौर सेल यानी कि सोलर सेल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोटोवोल्टिक सेल का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है सौर सेल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों बतानी है कि एक सेल यानी कि एक कोशिका में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन यानी कि ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, एक सेल में सबसे अधिक जो पदार्थ पाया जाता है वो है दोस्तों प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? दोस्तों बतानी है कि जो कोशिका की गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, नियंत्रित की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूक्लियस के द्वारा यानी कि ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, कोशिका गतिविधियां न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? दोस्तों बतानी है कि वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका ये दोनों कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? दोनों की कोशिका में। तो आप लोग याद रखेंगे कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है यानी कि सेल वॉल के माध्यम से स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका ये दोनों में दोस्तों अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो वो है दोस्तों कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, शहद में मुख्यतः होता है। दोस्तों बताने हैं कि जो शहद होता है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? दोस्तों बतानी है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक यानी कि सिख धर्म के पहले गुरु उनकी जीवनी लिखी थी? तो आप लोग याद रखेंगे गुरु अंगद देव ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव और इन्होंने ही दोस्तों गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहू किस राज्य का एक प्रमुख लोक त्योहार है? दोस्तों बतानी है कि जो बिहू है ये किस राज्य का एक प्रमुख क्या है, फोल्क फेस्टिवल है, लोक त्योहार है। तो आप लोग याद रखेंगे असम के। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य का जो बिहू है ये एक प्रमुख लोक त्योहार है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ? दशमलव पद्धति का, जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा भारत यानी कि अपना देश। ऑप्शन ए में है इसका करेक्ट आंसर। हमारे ही देश में दोस्तों, अपने देश में यानी कि भारत में दशमलव पद्धति का उदय हुआ था। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कांटेदार वन में पाए जाते हैं। दोस्तों बताने है कि जो कांटेदार वन होते हैं ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कांटेदार वन राजस्थान में पाए जाते हैं। आप सभी को याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। क्या है? एक सर्विस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक सर्विस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों,
एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ मौजूद होती है। तो आप सभी याद रखेंगे हृदय में, यानी कि हार्ट में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर के दोस्तों हार्ट में अनैच्छिक मांसपेशियां मौजूद होती हैं, पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मेलियोडोसिस क्या है? दोस्तों बताने हैं कि मेलियोडोसिस क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे एक संक्रामक रोग है, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, मेलियोडोसिस क्या है? एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का सही अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, बायोलॉजिकल नाम है, वो है होमोसेपियंस। तो अब बतानी है कि जो होमोसेपियंस है इसका सही अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे होमोसेपियंस का सही अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का जो सही अर्थ है दोस्तों वो होता है बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे। देखिए सबसे पहले जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1896 में। तो बतानी है कि 1896 में सबसे पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे एथेंस ने दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1896 में पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी थी दोस्तों वो एथेंस शहर में हुई थी, एथेंस शहर ने की थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? यानी कि दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सी रेंज भारत की सबसे पुरानी माउंट रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अरावली, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी। जी हाँ दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को इसे स्टार मार्क कर लेनी चाहिए और हमेशा याद रखनी चाहिए, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। बतानी है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे केरोसिन तेल में डुबो करके, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताने हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे परम 8000, यानी कि परम 8000। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड आप लोग एक और पॉइंट याद रखेंगे, जो परम 8000 कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इसे 1991 ईस्वी में विकसित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आप लोगों को बता देते हैं कब विकसित किया गया था, 1991 ईस्वी में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर को क्या नाम है? परम 8000। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जो रूपांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसे वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी कि एवापोरेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, वाष्पीकरण किसे कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो नासा है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कहाँ है? अमेरिका में। तो बताने है कि इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में कहाँ है। तो आप लोग याद रखेंगे वाशिंगटन में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। दोस्तों बतानी है कि जो बारूद है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।